हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको आगामी HPU बीएड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU बीएड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPU बीएड एंट्रांस के रिलेटेड 120 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी, तो आपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस ज़रूर देख लेनी है। आज तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला के बारे में बात करते हैं। वर्णमाला होती क्या है, तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन जान लेते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये आपको पता है। हिंदी भाषा की वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर बनती है। स्वर के 11 और व्यंजन के 33 वर्ण मिलाकर वर्णमाला बनाते हैं, ये आपने याद रखना है। स्वर जो है आपको पता है कितने हैं, स्वर 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। ये दोनों मिलकर वर्णमाला बनाते हैं। इस प्रकार वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो है वो 44 है, ये आपने याद रखना है। लेकिन यदि ऋण और ड और अंग और अ को वर्णमाला में जोड़ दें तो वर्णों की जो संख्या है वे आपकी 48 हो जाती है, ये आपने याद रखना है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर कितने हैं? 11 स्वर है और 33 व्यंजन है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्णों के भेद के बारे में। वर्ण होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला के दो प्रमुख भेद हैं। कौन कौन से हैं वे? एक स्वर हो गया और एक व्यंजन हो गया। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्वर जो होते हैं, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता के किया जाता है उन्हें स्वर कहा जाता है, ये आपको पता है। जिन वर्णों का उच्चारण जो है वो बिना किसी सहायता के किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर को बोलते समय वायु बिना रुकावट के मुख से बाहर आती है। और हिंदी में जो स्वर हैं वे आपके कितने हैं? 11 स्वर हैं, ये आपने याद रखना है। तो स्वरों को बोलते समय वायु जो है वो बिना रुकावट के मुख से बाहर आती है, मुंह से बाहर आती है। हिंदी में स्वर जो हैं वे कितने हैं? वो 11 हैं। कौन कौन से? आ, ई, ऊ, री, ए, ओ और औ जो हैं ये आपके 11 स्वर हैं, ये आपने याद रखना है। 11 स्वर हैं। उसके बाद हम स्वर के भेद के बारे में बात कर लेते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के आपको पता है स्वर के 3 भेद होते हैं। अब इनको हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये भेद कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ह्रस्व स्वर के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है, या फिर कौन सा दीर्घ स्वर है, या फिर कौन सा प्लुत स्वर है। तो ये आपने नोट जरूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन तो 101% जो है वो हिंदी ग्रामर के सेक्शन में HPU बीएड में पूछे जाते हैं। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण सबसे कम समय में किया जाता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और ह्रस्व स्वर जो है वो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। अब वो 4 कौन कौन से हैं ह्रस्व स्वर? आपके अ, ई, उ और री जो हैं, ये 4 जो हैं वो आपके ह्रस्व स्वर हैं, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। तो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण ह्रस्व स्वरों से दुगने समय में किया जाता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। और दीर्घ स्वर जो हैं वो कितने हैं? वो 7 हैं। अब 7 कौन कौन से हैं दीर्घ स्वर? आ, ई, उ, ओ और औ जो हैं ये दीर्घ स्वर है, और इनकी संख्या जो है वो 7 है। जबकि ह्रस्व स्वर जो थे वो आपके कितने थे? वो 4 थे। उसके बाद बात करते हैं प्लुत स्वर के बारे में। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण ह्रस्व स्वरों से तिगुने समय में किया जाता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। इन्हें लिखते समय उसी स्वर के आगे 3 का चिन्ह लिखा जाता है, जिसका अर्थ है 3 गुणा समय। पता है आपको, जैसे ओम, हे राम आदि, ये आपके प्लुत स्वर हैं। तो ये आपने याद रखना है। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4 ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण ह्रस्व स्वरों से तिगुने समय में किया जाता है। इन्हें लिखते समय उसी प्रकार के आगे 3 का चिन्ह लिखा जाता है, जैसे ओम आपने देखा होगा ऐसे लिखा होता है ओम। तो ये आपके प्लुत स्वर हैं, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन के बारे में बात करते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे क प्लस आपका क बन गया, ट प्लस ट बन गया आदि। ये जो है वो आपके व्यंजन है। और व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। व्यंजनों को बोलते समय वायु मुंह में रुककर बाहर आती है, ये आपने याद रखना है। जब भी आप व्यंजन को बोलोगे तो उस समय आपकी जो वायु होगी वो मुंह में रुककर बाहर आती है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं व्यंजनों के भेद के बारे में, काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स के बारे में। व्यंजनों के जो भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? व्यंजनों के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। अब ये 3 भेद कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया और ऊष्म व्यंजन हो गया। ये व्यंजनों के 3 प्रमुख जो हैं वो भेद हैं। अब इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि ये 3 भेद कौन कौन से हैं और इनकी परिभाषा भी हम जान लेते हैं। तो बात करते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख का कोई भाग मुख के दूसरे भाग को स्पर्श करता है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख का कोई भाग मुख के किसी दूसरे भाग का स्पर्श करता है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब इनके जो वर्ग हैं वे निम्नलिखित हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना है, क्योंकि यहाँ से मैं आपको बोल रहा हूँ 101% यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। जैसे कवर्ग जो है, कवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क ख ग घ ण आते हैं। इनका जो उच्चारण स्थान है वे क्या है? वे कंठ है, ये आपको पता है। च्वर्ग में क्या आएगा? च छ ज झ ण आएगा। इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका तालु होता है। जबकि टवर्ग में जो वर्ण आते हैं ट ठ ड ढ न आ जाएगा। मूर्धा जो है इसका उच्चारण स्थान है। त्वर्ग में त थ द ध न जो है वो आपके वर्ण है त्वर्ग में। और दांत जो है इसके उच्चारण स्थान है। जबकि पवर्ग में प फ व भ म में इसके जो उच्चारण स्थान है वे आपका ओष्ठ है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ का मुंह के किसी भी अंग से पूरी तरह स्पर्शन नहीं होता है। इनकी स्थिति स्वर और व्यंजन के बीच की होती है, इसलिए अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। जैसे ये ल। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हुए? तो व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ का मुंह के किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्शन नहीं होता है। इनकी स्थिति स्वर और व्यंजन के बीच की होती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन जो है वो कहा जाता है। जैसे ये ल ब। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऊष्म व्यंजन के बारे में। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, ये आपको पता है। ऊष्म का जो अर्थ होता है वो गर्म होता है। इन व्यंजनों को बोलने से मुख से गर्म वायु निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे श स ह श ह, ये आपने याद रखना है। ये ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है। उसकी तरह बात करते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? 2 वर्णों के संयोग से बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन जो है वो कहा जाता है। और ये 4 होते हैं। कौन कौन से? क्ष हो गया, ज्ञ हो गया, त्र हो गया और श्र हो गया। ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन है, ये आपने नोट डाउन जरूर कर लेने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? 4 है। क्ष है, ज्ञ है और त्र है और श्र है, ये आपने याद रखना है। क्ष जो है वो किससे बना है? वो क प्लस स से बना है, जैसे क्षमा, कक्षा। ज्ञ जो है वो ज्ञ प्लस न से बना है, जैसे यज्ञ या विज्ञान हो गया। त्र जो है वो त प्लस र से बना है, छात्र, मित्र। और श्र जो है वो श प्लस र से बना है, ये आपने याद रखना है। ये आपके संयुक्त व्यंजन है। अगला जो है वो आपका अयोगवाह है। इससे क्वेश्चन आई थिंक 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, HP BEd एंट्रांस में। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी चेक कर सकते हो। अयोगवाह से जो था वो क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। तो अयोगवाह क्या होते हैं? जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही वो व्यंजन होते हैं, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ये कौन कौन से है? अंग हो गया और अ हो गया, ये आपने याद रखना है। अंग जो है वो आपका अनुस्वर है, अंग जो है वो अनुनासिक है और अंग जो है वो आपका विसर्ग है। तो जो वर्ण ना तो वो स्वर होते हैं ना तो वो व्यंजन होते हैं, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अयोगवाह कौन से होते हैं? जो ना तो वर्ण होते हैं, जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है।
अब बात करते हैं अनुस्वर के बारे में। आप अनुस्वर को अंग को अनुस्वर कहते हैं, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। ये वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगता है। जब किसी वर्ण को बोलते समय वायु केवल नाक से बाहर आती है तो उस वर्ण के ऊपर अनुस्वर लगाया जाता है, जैसे अंक, चंदन, बंदर, बंदर, कंबल, गंगा, चंचल आदि। तो जब किसी वर्ण को बोलते समय वायु केवल नाक से बाहर आती है, वायु जो है वो नाक से बाहर आती है, तो उस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगाया जाता है, जैसे अंक, चंदन, बंदर, कंबल, गंगा, चंचल आदि। तो ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं अनुनासिक के बारे में। तो अनुनासिक जब किसी वर्ण को बोलते समय वायु नाक और मुंह से एक साथ बाहर निकलती है तो उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं, जैसे सांस, चांद, कांपना, आंधी, आंख, दांत, मुंह, ऊंट, कुआं आदि। तो ये आपको पता लग गया होगा अनुनासिक क्या होते हैं। बात करते हैं विसर्ग के बारे में। विसर्ग जो है जब किसी वर्ण के अंत में ह जैसी ध्वनि आती है और उसके अंत में विसर्ग लगाते हैं, जैसे प्रातः, पुनः, प्राय, अतः। तो ये आपने याद रखना है विसर्ग कहाँ पे लगती है। जब किसी वर्ण के अंत में ह जैसी ध्वनि आती है तो उसके अंत में विसर्ग लगाते हैं, ये आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। अब ये 4 प्रकार कौन से होते हैं। तत्सम शब्द हो गया, तत्भव शब्द हो गया, देशी या देसी शब्द हो गया और विदेशी शब्द हो गया। तत्सम शब्द संस्कृत वर्ड्स यूज्ड इन हिंदी। पता है संस्कृत के शब्द जो हिंदी में यूज़ होते हैं, संस्कृत वेस्ट वर्ड्स चेंज टू हिंदी। और देशी शब्द होते हैं लोकली ओरिजिनेटेड वर्ड्स होते हैं, और विदेशी जो होते हैं वो फॉरेन वर्ड्स यूज्ड इन हिंदी होते हैं। अब इनको हम थोड़ा परिभाषा की डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा। 2 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाते हैं, हर बार एचपी पूछता है। 2 क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से शब्दों उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के 4 प्रकार होते हैं वहाँ से 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले तत्सम शब्द के बारे में। तत्सम शब्द कौन से होते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं, ये आपने याद रखना है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, जैसे नमन, आकाश, वायु, सूर्य प्रकाश, अग्नि, शोभा, योग्य, पुरस्कार आदि। तो ये आपने याद रखना है तत्सम शब्द कौन से होते हैं। जो बिना किसी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, जैसे नमन, आकाश, वायु, सूर्य प्रकाश, अग्नि, शोभा, योग्य, पुरस्कार आदि। ये आपके तत्सम शब्द हैं, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं तत्भव शब्द के बारे में। तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से परिवर्तन के साथ हिंदी में आ गए हैं उन्हें तत्भव शब्द कहा जाता है। तो तत्भव शब्द कौन से हुए। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं तत्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे कर्म से काम हो गया, रात से रात्रि, खेत जो है वो क्षेत्र, सूरज सूर्य, आग अग्नि। ये आपने याद रखना है। तो तत्भव शब्द कौन से होते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं तत्भव शब्द कहा जाता है उन्हें। उसके बाद हम बात करते हैं देशज शब्द के बारे में। देशज शब्द कौन से होते हैं। वे शब्द जो क्षेत्रीय स्थानीय प्रभाव के कारण प्रचलन से हिंदी में आ गए हैं देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे पगड़ी, खटपट, थैला, खूंखार, चटर-पटर, हलवाई, फावड़ा, खुरपा आदि। तो देशज शब्द जो है ये आपने याद रखना है। वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण प्रचलन से हिंदी आए हैं, जिनका पता नहीं है, उनके जो जिन शब्दों का पता नहीं है कि वे कहाँ से आए हैं, ये भी आप याद रख सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। तो देशज शब्द कौन से होते हैं। तो वे शब्द जो क्षेत्रीय या स्थानीय प्रभाव के कारण प्रचलन में से हिंदी में आए हैं उन्हें देशज शब्द कहा जाता है, जैसे पगड़ी हो गया, खूंखार, हलवाई, फावड़ा, खुरपा आदि जो है वो आपके। लोटा शब्द जो है वे भी देशी शब्द है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं विदेशी शब्द के बारे में। विदेशियों के संपर्क से हिंदी में आए वे शब्द जो प्रचलन के कारण प्रयोग में आने लगे आगत शब्द कहलाते हैं, जैसे कमीज, बटन, स्कूल आदि। ये आपने याद रखना है। विदेशी शब्द कौन से होते हैं। विदेशियों के संपर्क से हिंदी में आए वे शब्द जो प्रचलन के कारण प्रयोग में आने लगे उन्हें आगत शब्द कहा जाता है, जैसे
आगत शब्दों को उनकी जाति के आधार पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे अंग्रेजी शब्द हैं आपके कॉलेज, मार्केट, पेन, स्टेशन, रेडियो, पेंसिल आदि ये जो है वो आपके अंग्रेजी शब्द हैं। उसी तरह फ़ारसी शब्द कौन से हैं? फ़ारसी शब्द जैसे दरबार, दुकान, चश्मा, अनार, बीमार, आमदनी, कद, आवाज़, कबूतर, खरगोश, गवाह, गुलाब, जहर, दरवाज़ा, नमक, सब्जी, मलाई आदि जो है वो आपके फ़ारसी शब्द हैं। तुर्की शब्द कौन कौन से हैं? कैंची हो गया, बारूद हो गया, तोप हो गया, चाकू और आदि जो हैं ये आपके फ़ारसी शब्द हैं। फ्रांसीसी शब्द कौन से हैं? कार्टून, पुलिस, कर्फ्यू आदि जो हैं वो आपके फ्रांसीसी शब्द हैं। अरबी शब्द बात करते हैं। अरबी शब्द कौन से होते हैं? औलाद, अमीर, कानून, औरत, रिश्वत, अकल, अखबार, अमीर, आदमी, किताब, कीमत, कुर्सी, खबर, तकदीर, जलसा, नशा, फ़कीर, वकील, हिसाब जो है वो आपकी अरबी शब्द हैं। ये आपने याद रखना है। ये किसके प्रकार थे? ये विदेशी शब्द कि किस कौन कौन से शब्द जो हैं किस किस भाषा से आए हैं, तो ये आपने याद रखना है। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये तो हमने बात कर ली उत्पत्ति के आधार पर। जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशीय शब्द, विदेशी शब्द। तो ये आपने याद रखना है। उसी के बाद हम बात करते हैं क्रिया के बारे में। को मोस्ट इम्पोर्टेंट को टॉपिक है ये। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हो पिक्चर में, रीमा कंप्यूटर चलाती है, विकास स्कूल जाता है, बच्चे खेलते हैं। ठीक है, तो ऊपर दिए गए वाक्यों में चलाती है, जाता है, खेलते हैं शब्द जो है वो काम का बोध करा रहे हैं। तो चलाती है ये शब्द हो गया, जाता है और खेलते हैं ये शब्द जो हैं वे शब्द काम का बोध करा रहे हैं, अर्थात इनसे किसी कार्य के करने अथवा होने का पता चल रहा है। अतः ये क्या है? ये क्रियाएं हैं। ये आपने याद रखना है। इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो सिंपल, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। अब धातु की बात करते हैं। धातु क्या होती है? क्रिया का जो मूल रूप होता है वे धातु कहलाता है, जैसे लिख, हंस, गा, पढ़, जो, नहा, पी, चल आदि। ये जो है वो आपके क्रिया के मूल रूप हैं जिसे धातु कहा जाता है। इन्हीं धातु रूपों से क्रिया के अनेक रूप बनते हैं, जैसे लिख, लिखना, लिखता, लिखा, लिखेगा। कुछ धातुओं से बने क्रिया के रूप नीचे दिए जा रहे हैं। जैसे है आपके धातु है आपकी निकल। क्या है? धातु निकल है। क्रिया रूप क्या होगी? निकलना, निकलता, निकलेगा। तोड़ से तोड़ना, तोड़ेगा, तोड़ा। पकड़ से पकड़ना, पकड़ता, पकड़ेगा, पकड़ा। और बजा से बजाना, बजाता, बजाएगा, बजाया। तो ये आपने धातु हैं कुछ जिसके क्रिया रूप क्या क्या हैं, ये भी आपने याद रखना है। आपको पता लग गया होगा कि धातु से क्रिया रूप कैसे बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। तो अब बात करते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में। तो जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहा जाता है। कर्म के साथ आने वाली सकर्मक क्रिया होती है, आपको पता है। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे जतिन खाना खाता है, छात्र पुस्तक पढ़ता है, रोहन फल बेचता है। उपरोक्त वाक्यों में खाना खाना, पुस्तक पढ़ना, फल बेचना क्रिया का कर्म है, अतः खाना, पढ़ना, बेचना कर्मक क्रियाएं हैं। कर्मक क्रिया की पहचान कैसी होती है? कर्मक क्रिया की पहचान जो है करने के लिए क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न किया जाना चाहिए। जैसे जतिन क्या खाता है, छात्र क्या पढ़ता है, रोहन क्या बेचता है। उत्तर क्या होगा? खाना, छात्र क्या पढ़ता है, पुस्तक, और रोहन क्या बेचता है, फल। ये आपने याद रखना है। उसके बाद अकर्मक क्रिया के बारे में बात करते हैं। कर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रिया पदों में कर्म नहीं होता है उन्हें कर्मक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं वाले वाक्यों में कर्म नहीं होता है, जैसे चौकीदार खड़ा है, घोड़ा दौड़ रहा है, बच्चा रो रहा है। इन उदाहरणों में क्रिया का फल सीधा कर्ता अर्थात कार्य करने वाले पर पड़ रहा है, इसलिए इन वाक्यों में अकर्मक क्रियाएं हैं। ये आपने याद रखना है। बात करते हैं कर्मक क्रियाएं कर्म नहीं रखती हैं, ये आपने याद रखना है। यदि क्रिया के साथ क्या या किसको लगाने से कोई उत्तर ना मिले तो वे अकर्मक क्रिया होती है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, क्या दौड़ता है, कोई उत्तर नहीं है। ठीक है। बच्चा रो रहा है, क्या रो रहा है, कोई उत्तर नहीं है इसका। चौकीदार खड़ा है, क्या खड़ा है, कोई उत्तर नहीं। ये आपने याद रखना है, ये आपकी अकर्मक क्रिया है। तो ये आपको पता लग गया होगा। क्रिया के जो प्रकार हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है, जो आपको मेनली आने वाले एग्ज़ाम में
ये क्वेश्चंस और टॉपिक जो होंगे, मेनली तो हमने टॉपिक ही डिस्कस किए आज की वीडियो में, हमने क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया। अगर आपने टॉपिक ही अच्छी तरह देख लिए हैं तो आपको पढ़ लिए हैं तो आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको इन टॉपिक से आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन के बारे में बात की, उनके भेदों के बारे में डिटेल में बात की, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशीय शब्द, विदेशी शब्द, उसके बारे में बात की। उसके बाद हमने क्रिया के बारे में बात की, उसके भेदों के बारे में बात की, कर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, उनके बारे में हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया। और हमने अयोगवाह के बारे में बात की, अनुस्वर, अनुनासिक, विसर्ग के बारे में बात की। ठीक है, आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेनली हमने देखा है कि एचपीयू जो है वो किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, उनमें हमने मेनली आज 4 से 5 टॉपिक्स जो है वो हमने डिटेल में डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड 120 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, एचपीजी के हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर की वीडियो भी आपको वहाँ देखने को मिलेगी। तो आपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ ज़रूर देख लेनी है और आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी जरूर बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही है, इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।